नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ऑनलाइन की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने शिक्षा को ट्रैक पर लाना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों के समय में बदलाव मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया। शिक्षा निदेशालय ने इस पर अमल करने के लिए सभी जिला शिक्षा, मौलिक शिक्षा, खंड शिक्षा, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों, स्कूल मुखिया और प्रभारियों को पत्र लिखा है। यह आदेश 22 जून से ही लागू माने जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और नए कृषि कानूनों को लेकर सीएम को सम्मानित भी किया। वहीं इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अगर दंगा फसाद कराए जा रहे हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है, वो किसान मुद्दों से कुछ नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है, पहले उसने मील का चुनाव लड़ा था शाहबाद से, उसमें उसकी जमानत जब्त हुई थी। जब आप पार्टी का इसकी घरवाली ने चुनाव लड़ा, क्योंकि इसके ये सजा याफ्ता था, उसको सारी 4200 वोट मिली। और जब इसने लोकसभा विधानसभा का चुनाव लिया लाडवा से, उसको सिर्फ 1100 वोट आई। जो 1100 वोट वाला और हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या काम, ये हरियाणा इसके बाप का है क्या? रोहतक में नगर निगम की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल की गई है। इस मुहिम के तहत घरों में जमा होने वाले रैपर, पॉलीथीन इत्यादि आदि को प्लास्टिक की बोतलों में भरकर इको ब्रिक्स बनाई जा रही हैं। वहीं लोगों में उत्साह और जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को स्वच्छ भारत मिशन शाखा की तरफ से इको ब्रिक्स के बदले पौधे दिए जा रहे हैं। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है और मिशन के सलाहकार सलील मेहता, अरविंद भाटिया और जेई कृष्ण की ओर से भी इस मुहिम में विशेष योगदान दिया जा रहा है। प्रदीप गोदारा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को ना फेंकें, बल्कि इको ब्रिक्स तैयार करें और पौधा प्राप्त करें, जिससे हम हरियाली को बढ़ावा दे पाएंगे। वहीं निगम की ओर से 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इको ब्रिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन करवाना और उसका एक सदुपयोग करना, बजाय कि फेंक देने के, उसको बाहर कूड़े में डाल देने के, उसका एक प्रयोग करना जो हमारे लिए उसका एक अल्टरनेट, एक बेस्ट यूज़ है। उसके अलावा जो हम फेंकने से किया जाता है, जैसे प्लास्टिक है, कचरा फेंक रहे हैं, जानवर है, छोटे छोटे कीट है, सारे के सारे इसके प्रभाव हम देखने को मिलता है। रोज़ रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने जानवर मर गए थैली पॉलीथीन खाने से। तो इसका सबसे पहला उनको फ़ायदा मिलेगा, उन जानवरों को मिलेगा, उन पशुओं को मिलेगा जो बाहर घूमते हैं और उनका ज़्यादा देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। हमारी टीम है स्वच्छ भारत मिशन की, जो कि रोहतक शहर में स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही है। और इसी मुहिम के अंदर हमने जो है प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए और उसको निपटाने के लिए एक तरीका खोज निकाला है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो भी घर का प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर इकट्ठा करें और उसको पूरा टाइट करके उसकी एक इको ब्रिक बना लें। इसे हम इको ब्रिक बोलते हैं। जैसे ये एक बॉटल है, इसके अंदर हम सारे रैपर्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह इकट्ठे करते हैं और जब ये पूरी टाइट हो जाती है तो इसे इको ब्रिक बोलते हैं। और इस इको ब्रिक बनाने से हमें 3 फ़ायदे हैं। आप देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट था, इसके अंदर 1 महीने का प्लास्टिक वेस्ट आपका इकट्ठा हो गया, जो कि लैंडफिल्स में जाने से बच गया, जिससे कि पोल्यूशन होना था। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके बदले में हम पौधे दे रहे हैं लोगों को, वो पौधे लगाएंगे तो उससे पर्यावरण शुद्ध होगा। और तीसरा ये है फ़ायदा, हम इन इको ब्रिक्स को यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। हम इनसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जैसे कि पार्कों में बेंचेस हो गए, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। रोहतक में कन्हेली रोड स्थित पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले काफी समय से लोग पीने की पानी की समस्या से परेशान हैं। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पहले भी कॉलोनी वासी कुछ महीने पहले जल बोर्ड कार्यालय गए थे। उस वक्त कुछ घरों में नई लाइन डालकर आश्वासन दिया गया था कि अब पानी साफ आ जाएगा, लेकिन आज तक कॉलोनी वासी गंदे पानी से परेशान हैं। इस मामले पर संबंधित अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जिन्हें जगाने के लिए कॉलोनी की महिलाओं ने चेताया कि अगर जल्द ही साफ पानी नहीं आया और पानी का स्तर नहीं बढ़ाया गया तो उपायुक्त के कार्यालय पर मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित कर रोष प्रदर्शन करेंगे। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है
यहाँ इतना गंदा पानी आता है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। पहले आधा घंटा मोटर चलाओ, उसके बाद 15-20 मिनट साफ़ पानी आएगा, तब जा कर के थोड़ा पानी पीने के लिए मिलता है। नहाना धोना तो दूर, पेश करना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार दे चुके, एमसी को पीछे दिया था और एमसी ने बात भी की थी एक्शन से। उसने ये कहा था कि मैं 20 दिन के बाद जो है पाइप डाल दूंगा, लेकिन अब तक 20 दिन से ऊपर हो गया, अब तक तो कोई यहाँ पर आया नहीं है। जब हमारी समस्या हल नहीं हुई, हम डीसी के घर वहाँ कोठी पे ले जाएंगे और वो मटके फोड़ेंगे और मटके फोड़ कर पानी लेंगे और ना फिर आज तब कोठिया के फोड़ेंगे, फिर हम उनके माथा में भी फोड़ सके हैं। क्यों? हम परेशान हैं, हमारे आदमी है, बच्चे बाहर रहते हैं, हम कहाँ से पानी लाएं? विधवा लोग कहाँ से पानी भरने जाएंगे? डीसी लोग तो अब से हम बैठ बैठ कर पानी पीते खाते, हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारा ये एरिया में बिल्कुल गंदा पानी आता है। 1978 में अलॉटमेंट हुआ कॉलोनी है ये, उसी टाइम से ये पाइप पड़ा, पूरा गल गया और इतना पानी मिक्स होकर गंदा पानी आता है, हमें बड़ा परेशान होता है। भाई पानी इतना गंदा हुआ है, अब बच्चे सारे बीमार हुए पाछे से, और फिर रात में ड्यूटी वाले बच्चे हैं, कनेली तो 9 बजे रात में पानी लाओ, बता कैसे लाओगे पीने का? और इतना गंदा पानी आओ है, अब बस पूछो है मतलब, इतनी बांस आओ है, नहाना भी मुश्किल हो जाए है, पीने की तो बात की है। गंदा पानी इतने सालों से आ रहा है, उसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ, और ना ही जो पुरानी पाइपें जो हैं 45-50 साल की हैं बदली गई, तो हमें पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर कलहनी रोड से जो नलके लगे हुए हैं वहाँ से पीने का पानी लेकर के आना पड़ता है 2 किलोमीटर डेली की डेली। महम के इनेलो कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको पूर्व विधायक रामकुमार सैनी, जिला प्रभारी गौतम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नफे लाली ने संबोधित करते हुए बताया कि रोहतक में 25 जून को चौधरी आबे सिंह चौटाला जिला रोहतक के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सभी पदाधिकारियों ने महम हलके के कार्यकर्ताओं को रोहतक मीटिंग में पहुंचने का निमंत्रण दिया। पूर्व विधायक रामकुमार गौतम ने इस दौरान कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो की सरकार बनेगी और चौधरी आबे सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने एक मिलकर प्लान तैयार किया कि हरियाणा में संगठन की मजबूती कैसे हो। उस पर विचार विमर्श करके सभी पूरी कार्यकारिणी ने पूरे ज़िले के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर ज़िले वाइज एक जोन का और ब्लॉक लेवल का और गांव-गांव तक का पार्टी प्रचार के लिए एक संगठन खड़ा किया। रोहतक में पीजीआईएमएस के शिशु रोग विभाग में सीएचसी पीएचसी नर्सों की ट्रेनिंग जारी है। इस मौके पर नर्सों को संबोधित करते हुए पीजीआईएमएस के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीता गठवाला ने नर्सों को बताया कि किस प्रकार से बीमार बच्चों का इलाज करना है। डॉक्टर गीता ने नर्सों को प्रशिक्षण देते हुए कुछ ऐसी बातें बताई जिससे कि नर्सें आसानी से समझ सके कि बच्चे में संक्रमण के जोखिम की स्थिति निम्न है, मध्यम है या फिर बच्चा गंभीर है, ताकि उसी के आधार पर बच्चे का आगामी इलाज हो सके। तो आज हमने ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक के जो CHCs और PHCs हैं उनके स्टाफ नर्सेस के लिए हमने ट्रेनिंग का प्रबंध किया है। इसमें हम सिस्टर्स को ये सिखा रहे हैं कि जो कोविड का पेशेंट है वो जब आएगा तो उसको पहचानना कैसे है, उसको क्लासीफाई कैसे करना है, माइल्डली, मॉडरेटली और सीवियरली, कौन से बच्चे को वो खुद देखभाल कर सकेंगे और कौन से बच्चे को उनको आगे रेफर करना है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर के दौरान बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पीजीआईएमएस प्रशासन एडवांस तैयारी में जुटा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए 100 बेड का चाइल्ड स्पेशल आईसीयू बनाया जा रहा है। युवराज सिंह फाउंडेशन ने इस आईसीयू के लिए पीजीआई को ऑफर दिया था। पीजीआई ने इस पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके बाद युवराज सिंह फाउंडेशन ने इसके लिए जगह देने को पत्र लिखा था। उसके बाद पीजीआई ने पुराना ओटी कॉम्प्लेक्स को इसके लिए चिन्हित किया है। पीजीआई की ओर से जुलाई के अंत तक आईसीयू शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स विभाग की ओर से बच्चों के इलाज में काम आने वाले सभी उपकरण की सूची भी पीजीआई प्रशासन ने मांगी है। प्रदेश में भयंकर गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं इस भयंकर गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए निर्जला एकादशी के अगले दिन यानी कि आज भी रोहतक के अशोका चौक पर छबील लगाई गई, जिस दौरान लोगों को मीठा पानी पिलाया गया। दोपहर में लगी इस छबील से लोगों को काफी राहत मिली। इस मौके पर ईश नागपाल ने कहा कि निर्जला एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन बाकी के दिन भी दान पुण्य करना चाहिए। आज हमने अशोका चौक पे गुरु
गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर और गर्मी को देखते हुए हमने जैसे यहाँ पे जो मुसाफिर जाते रहते हैं उनको गर्मी को देखते हुए यहाँ पे हमने छबील लगाई है, जिससे यहाँ पे हम कच्ची लस्सी का प्रसाद बांट रहे हैं और लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं हमारे प्रसाद का। रोहतक में निर्जला एकादशी के मौके पर गोमाता की सेवा के लिए हरा चारा काटने की मशीन का उद्घाटन किया गया। आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था के सहयोग से सुरभि विश्व अमृत गौशाला डोब में महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज और महाराज दंडी स्वामी के सानिध्य में इसका उद्घाटन नरेश गौड़ और अजय धनखड़ ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज ने कहा कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। चारा काटने वाली मशीन का उद्घाटन किया है, जो है एकादशी के दिन हरा चारा ताज़ा ताज़ा गऊओं को प्राप्त हो, और यह अभिलाषा मन में कई दिनों से चल रही थी। और मीडिया का भी आप इस चैनल का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमेशा हर जगह खड़ी है। रोहतक के कोने कोने में रोहतक की दृष्टि कह सकते हैं, रोहतक को हर तरह से अवगत करा रही है टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।